हेलो एवरीवन, उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज का क्लास केबीएस 2023 एग्जाम के पेडागोजी का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए बिना टाइम गवाए आज का क्लास हम शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है मूलभूत साक्षरता और अंक ज्ञान, इससे बहुत से क्वेश्चन आपके सीटेट एग्जाम में भी पूछे जा रहे हैं और केबीएस एग्जाम में भी बहुत से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके पीछे रीज़न ये है कि एनईपी 2020 का सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य जो है मूलभूत साक्षरता और अंक ज्ञान ही है। ठीक है, एनईपी 2020 का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो आज आप पढ़ने वाले हैं और एनईपी से बहुत से क्वेश्चन आएंगे नए जो भी आपके एग्जाम होने वाले हैं। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। और आज के पहले हमने बहुत से टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा। प्लेलिस्ट भी बना दिया गया है। 60 अंकों की आपकी तैयारी, इससे बेस्ट पेड क्लास में भी नहीं कोई कराएगा। और ये चीज़ मैं नहीं कह रहा हूँ, जो लोग डेली क्लास देखते हैं उन लोगों के कमेंट हैं ये। ठीक है, तो बहुत ही ध्यान से देखिए। फ्री की चीज़ें हैं लेकिन बहुत आपके लिए वैल्यू रखेंगी ये चीज़ें, और इसकी वैल्यू असली एग्जाम में आपको पता चलेगा। एनईपी की चीज़ों के बारे में बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए। तो ध्यान दीजिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 30 जुलाई 2020 को जारी किया गया। ठीक है, और इसके पहले जो कह सकते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 थी, उसी का स्थान लेगा 2020 का एनईपी। ठीक है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय एमएचआरडी ने जून 2017 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए एक कमेटी गठित की और उस कमेटी के अध्यक्ष या चेयरमैन कह लीजिए के कस्तूरी रंगन हैं। कमेटी ने मई 2019 में सार्वजनिक टिप्पणियों के लिए ड्राफ्ट एनईपी को सौंपा। एनईपी 1986 राष्ट्रीय शिक्षा नीति का स्थान लेगा। ठीक है, एनईपी 2020 1986 का स्थान लेगा, ध्यान रखिएगा। और एनईपी का सबसे इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है, सबसे महत्वपूर्ण जो लक्ष्य है वो क्या है? पढ़ने लिखने और जोड़ घटाव संख्यात्मक ज्ञान की बुनियादी योग्यता। ठीक है, इस पर जोर दिया जाएगा। बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान की प्राप्ति को सही ढंग से सीखने के लिए अत्यंत जरूरी एवं पहली आवश्यकता मानते हुए एनईपी 2020 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान पर एक राष्ट्रीय मिशन की स्थापना की जाने पर विशेष जोर दिया गया। ठीक है, विशेष जोर किस चीज़ पर दिया गया? कि बच्चों में बुनियादी साक्षरता यानी कि बेसिक जो किताब पढ़ें, जैसे यहाँ कोई चीज़ दिया हुआ है तो इसको समझ के साथ बच्चे पढ़ लें, प्लस जो बेसिक गणित है वो भी जानकारी उनको होनी चाहिए। और जो बेसिक गणित से, बेसिक मैथ से वो चीज़ें सीखेंगे, उसके फलस्वरूप जो तर्क शक्ति विकसित होगी, वास्तविक जीवन में उसका उपयोग कर पाएंगे, ऐसा एनईपी मानती है। ठीक है, और यहाँ जो आप दिया हुआ है कि राष्ट्रीय शिक्षा मिशन एक योजना का निर्माण करेगी, तो वह योजना कौन सा है? वह योजना है निपुण भारत मिशन। ठीक है, निपुण भारत मिशन के तहत बच्चों में मूलभूत साक्षरता और अंक ज्ञान कराया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में मैं टीचर हूँ, तो यहाँ गवर्नमेंट स्कूल के जितने टीचर हैं सबका ट्रेनिंग हुआ है निपुण भारत के तहत। यही बेसिक चीज़ें बच्चों को कैसे सिखानी है उससे रिलेटेड। तो यह टॉपिक आज ध्यान से देखिए, नोट करते रहिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता जो है, इसको शॉर्टकट में एफएलएन भी कहा जाता है। तो एफएलएन है क्या? तो मोटे तौर पे आप समझिए, एफएलएन को मोटे तौर पर एक बच्चे की बुनियादी पाठ पढ़ने और आधारभूत गणित के सवाल जैसे कि जोड़ और घटाव को हल करने की उसकी क्षमता के रूप में संकलित किया गया है। यानी कि जो भी चीज़ें जैसे आपके स्क्रीन पे ही दिख रही हैं, बच्चे इसको पढ़ सकें, इसका अर्थ समझ सकें और साथ ही जोड़ घटाना, ये बेसिक चीज़ें भी उनको आती हों, यही एफएलएन है। ठीक है, मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता एनईपी 2020 के प्रमुख विषयों में से एक है। सबसे इम्पॉर्टेंट विषय प्राथमिक स्तर पे यही है एनईपी का, और इस टॉपिक से बहुत से क्वेश्चन आएंगे। मूलभूत संख्यात्मकता का अर्थ है दैनिक जीवन की समस्या समाधान में तर्क करने और सरल संख्यात्मक अवधारणाओं को लागू करने की क्षमता। ठीक है, यहाँ जो मूलभूत साक्षरता है, इसका अर्थ मैंने आपको बता दिया कि बच्चे बेसिक चीज़ों को पढ़ पाएँ और उसका अर्थ समझ पाएँ, ये हो गया मूलभूत साक्षरता। और संख्यात्मकता क्या हुआ? संख्यात्मकता है कि बच्चे दैनिक जीवन की समस्या, जैसे कि बच्चे के मम्मी पापा ने कहा, क्लास 3rd का कोई बच्चा है, उसके मम्मी पापा ने उससे कहा कि जाओ मार्केट से 3 पाव, ठीक है, यानी कि 750 ग्राम चीनी लेते आओ, और 1 किलो चीनी का दाम 40 रुपये है। तो बच्चे को इतना नॉलेज कम से कम होना चाहिए कि 1 किलो यानी कि 1000 ग्राम चीनी का दाम 40 रुपये है, तो 750 ग्राम चीनी का दाम कितना होगा, यह चीज़ बच्चे को पता होनी चाहिए। ऐसे मतलब जो डेली यूज़ की चीज़ें हैं वो तर्क शक्ति के आधार पर उन चीज़ों का पता लगा सके, हल ढूंढ सके। ठीक है, इसी को कहा जाता है संख्यात्मकता। चलिए, मूलभूत संख्यात्मकता, मूलभूत अंक ज्ञान। ऐसा नहीं कि बच्चा सिर्फ जोड़ घटाना 2 + 2 =
4 कर ले, यह संख्यात्मकता का एग्जाम्पल नहीं है, ध्यान रखिएगा। ये चीज़ें आपको कहीं कोई नहीं बताएगा। ये चीज़ें एनईपी 2020 बहुत डीप में जाके मैंने पढ़ा है, प्लस ट्रेनिंग भी मैंने लिया है एफएलएन का, उस बेस पे मैं चीज़ें आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा। सिर्फ जोड़ लगा लेना यह संख्यात्मकता नहीं है, उसका वास्तविक जीवन में उपयोग करना यह है मूलभूत संख्यात्मकता। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और क्लास अगर यूजफुल आपको लग रही हो, नए दर्शक हो, तो राहुल एकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ आपका टाइम वेस्ट नहीं किया जाएगा, जो क्लास मिलेंगे बहुत यूजफुल होंगे। और यह जो स्लाइड आप देख पा रहे होंगे अपने स्क्रीन पे, इस स्लाइड से एक क्वेश्चन तो मुझे लगता है गारंटी के साथ आएगा। ध्यान से देखिएगा। मूलभूत भाषा या साक्षरता के मुख्य जो घटक हैं कौन कौन से हैं, तो मुख्य घटक ध्यान दीजिएगा। मौखिक भाषा विकास, पठन बोध, चित्रकारी की अवधारणा, लेखन, स्मरण शक्ति, ध्वनि बोध, डिकोडिंग, निर्बाध पठन, पठन के प्रति झुकाव की आदत। यही क्या है, मूलभूत साक्षरता का प्रमुख घटक है। कि मूलभूत साक्षरता कब मानी जाएगी, जब ये चीज़ें बच्चे में डेवलप हो जाएंगी, ठीक है। यानी कि बच्चा सिर्फ चीज़ों को पढ़े ना, यहाँ जो लिखा हुआ है इसको पढ़े ना, इसका अर्थ भी समझे, ठीक है। चलिए, तो मौखिक भाषा का विकास यानी कि पठन लेखन में कौशल विकास के लिए मौखिक भाषा अनुभव महत्वपूर्ण है। पठन बोध क्या है, यह क्षेत्र पाठ बोध यानी कि पाठ को पढ़कर उसका अर्थ समझने से रिलेटेड है। चित्रकारी की अवधारणा यानी कि बच्चे जो चित्र हैं, चित्र के माध्यम से भी चीज़ों को समझ सकें, चित्रकारी भी उनमें, चित्रकारी की जो कौशल है वो भी डेवलप हो सके। लेखन कौशल आप समझ ही रहे हैं कि जो लिखे अर्थपूर्ण लिखे। स्मरण शक्ति का भी विकास हो, ध्वनि बोध हो, डिकोडिंग का अर्थ जैसे कोई भी, जैसे यहाँ लिखा हुआ है GOOD गुड, तो यहाँ जो भी लिखी हुई चीज़ है इसको पढ़कर इसका जब अर्थ समझ जाएंगे तो इसी को एक तरीके से भाषा में डिकोडिंग बोलते हैं, ठीक है। जैसे रीजनिंग में आता है कोडिंग डिकोडिंग, तो कोड को डिकोड मतलब कोई भी चीज़ को डिकोड करना वही डिकोडिंग है। तो कोई चीज़ पढ़कर उसका अर्थ समझ लेना, अर्थ बता पाना, ये डिकोडिंग है। निर्बाध पठन मतलब कोई चीज़ पढ़ रहे हैं तो ऐसा नहीं कि अटक अटक के पढ़ रहे हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है मूलभूत भाषा और साक्षरता के प्रमुख घटक निम्नानुसार है, मुख्य घटक निम्नानुसार है। तो इसी को अगर मूलभूत या अटक अटक के धीरे धीरे कोई बच्चा पढ़ रहा है तो वह मूलभूत साक्षरता के अंतर्गत नहीं आएगा। एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कोई बच्चा इस प्रकार से पढ़ रहा है अटक अटक के, तो क्या उसने मूलभूत साक्षरता के कौशल को प्राप्त कर लिया है, तो आपका आंसर होगा नहीं, क्योंकि निर्बाध पठन भी इसका एक कह सकते हैं घटक है। चलिए, और ये दे कि कोई बच्चा ये चीज़ बहुत अच्छे से पढ़ ले रहा है लेकिन इसका अर्थ नहीं समझ पा रहा है, लेकिन इसको पढ़ बहुत अच्छे से ले रहा है, तो क्या उसने मूलभूत साक्षरता प्राप्त कर लिया है, तो भी आंसर होगा नहीं। पढ़ने के साथ साथ अर्थ समझना भी जरूरी है। मूलभूत संख्या ज्ञान और गणित कौशल, अब इसके जो प्रमुख घटक हैं, जैसे आपने भाषा मूलभूत साक्षरता का घटक देख लिया, अब मूलभूत संख्या ज्ञान और गणित कौशल का जो घटक है वो देख लीजिए। पहला है प्रारंभिक गिनती अवधारणा, संख्या क्रम को गिनना और समझना, संख्या संबंधी गणितीय कार्य, गणितीय विधि में दक्षता के लिए जरूरी परंपरा को सीखना, जैसे अंकों को दर्शाने के लिए मूल दशांक प्रणाली का उपयोग करना। तीसरा है आकार और स्थानिक समझ होना चाहिए, मापन होना चाहिए, पद्धति का अनुसरण होना चाहिए, डाटा का रख रखाव, गणितीय संप्रेषण, ठीक है। गणितीय संप्रेषण का क्या अर्थ हुआ, इससे क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान दीजिएगा। गणितीय संप्रेषण का अर्थ हुआ अपने दैनिक जीवन में कार्यकलापों में साधारण डाटा जानकारी को इकट्ठा करना, प्रस्तुत करना और उसकी व्याख्या करना। जैसे कि मैंने आपको कहा कि अगर 750 ग्राम चीनी लाना है बच्चे को, 40 रुपये वाला जो एग्जाम्पल दिया, वही यहाँ गणितीय संप्रेषण है कि आप गणित को अपने वास्तविक जीवन में भी उसका उपयोग कर सकें, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। घटक आपने नोट कर लिए होंगे और नोट जरूर करिएगा, क्योंकि नोट नहीं करेंगे तो फिर पढ़ना बेकार है। वीडियो फिर बंद कर दीजिए अगर नोट नहीं कर रहे हैं तो। फ्री की चीज़ें हैं तो इसका उपयोग बहुत अच्छे से करिए, ताकि आपको भी लाभ हो और मुझे भी लगे कि हाँ जो मेहनत किया गया वो सफल हुआ कहीं ना कहीं। मूलभूत साक्षरता का अर्थ तर्क, योग्यता और साधारण गणितीय सिद्धांतों का दैनिक जीवन समस्याओं को सुलझाने में प्रयोग से है। देखिए, जैसा कि मैंने आपको कहा कि मूलभूत संख्या ज्ञान या मूलभूत अंक ज्ञान, संख्यात्मकता का अर्थ सिर्फ ये नहीं होगा कि 2+2 बच्चा बता दे कि 4 हुआ, यह मूलभूत साक्षरता नहीं हुआ, मूलभूत अंक ज्ञान नहीं हुआ। वास्तविक जीवन में जब तक प्रयोग नहीं कर पाएगा तब तक मूलभूत संख्या ज्ञान नहीं माना जाएगा, क्योंकि पढ़ाई का उद्देश्य ये है कि वास्तविक जीवन में उन चीज़ों का हम उपयोग कर पाएँ। सिर्फ किताब में से पढ़ लेना, रट लेना शिक्षा नहीं है या अधिगम नहीं है। आगे बढ़ते हैं।
और यहाँ एक पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि जो एनईपी 2020 है, ठीक है, एनईपी 2020 जो है, इसमें बच्चे के सिर्फ और सिर्फ संज्ञानात्मक विकास पे, उसके मानसिक विकास पर सिर्फ फोकस नहीं किया गया है। उसके साथ जो उसके और भी विकास के पहलू हैं, जैसे कि शारीरिक विकास हो गया, और भी भावनात्मक विकास हो गया, साक्षरता, संख्यात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास, आध्यात्मिक विकास, नैतिक विकास, कला और सौंदर्य, इन सभी क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया है एनईपी 2020 में। और देखिए ये सभी जो डोमेन हैं, डोमेन यानी कि क्षेत्र होता है, नोट कर लीजिएगा इसको। ये जो सभी डोमेन हैं, इनको 3 प्रमुख लक्ष्यों में रखा गया है। ये जो सभी क्षेत्र हैं, जैसे बच्चे का शारीरिक, संज्ञानात्मक, मानसिक, संख्यात्मक, ये सभी क्षेत्र जो हैं, इनमें 3 प्रमुख लक्ष्य रखा गया है। पहला विकासात्मक लक्ष्य, जिसमें बच्चे का अच्छा स्वास्थ्य हो और स्वास्थ्य बनाए रखे, ठीक है, पहला। दूसरा है विकास लक्ष्य 2, बच्चों का संप्रेषण प्रभावी हो, यानी कि बच्चे जो बातचीत करें वो प्रभावी ढंग से कर पाएँ, अपनी बात को दूसरे के समक्ष रख पाएँ। तीसरा है बच्चे काम से जुड़े रहने वाले शिक्षार्थी बने और अपने निकटतम परिवेश से जुड़ें, यानी कि जो चीज़ें वे सीखें अपने परिवेश के माध्यम से बेहतर ढंग से सीखें। चलिए, इसके अलावा प्रत्येक लक्ष्य की प्रमुख दक्षताओं और अवधारणाओं को मुख्य रूप से दर्शाया गया है और इन दक्षताओं को एनसीईआरटी द्वारा विकसित दस्तावेजों, प्री स्कूल पाठ्यचर्या और अधिगम परिणाम से तैयार किया गया है। इसी तरह एनईपी 2020 में यथा परिकल्पित गणितीय सोच, डिजाइन, शिक्षण और आदि के परिप्रेक्ष्य का ध्यान रखा गया है। आगे बढ़ते हैं। शिक्षकों को क्या क्या चीज़ें ध्यान देनी जरूरी हैं, जैसे कि आपने देखा होगा आपके सिलेबस में एक टॉपिक है शिक्षक की भूमिका। तो शिक्षक की जो भूमिका टॉपिक है, वो जरूरी नहीं है कि सिर्फ अलग से क्वेश्चन आए उस टॉपिक से। एफएलएन में भी शिक्षक की क्या भूमिका है वो पूछी जा सकती है। एफएलएन में छात्र की क्या भूमिका है वो पूछी जा सकती है आपसे, ठीक है। एफएलएन यानी कि मूलभूत साक्षरता और अंक ज्ञान, बच्चों को ये लक्ष्य प्राप्त कराने में शिक्षक की क्या भूमिका है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। और यहाँ जो चीज़ें लिखी हुई हैं, यह मेरी बनाई हुई चीज़ें नहीं है। जाहिर सी बात है, हम लोग किताब पढ़ते हैं, किताब में जो चीज़ें अच्छी लगती हैं, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हैं, वो चीज़ें हम लोग अपनी भाषा में उसको यहाँ रख देते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, समान ध्यान, शिक्षकों से क्या अपेक्षाएं हैं? समान ध्यान रखना, ठीक है, यानी कि सभी बच्चों पर समान रूप से ध्यान देना, सम्मान और समान अधिगम अवसर प्रदान करके बालकों और बालिकाओं की ओर से समान और उचित अपेक्षाएं रखना। ऐसा नहीं कि आप बच्चों को गणित सिखा रहे हैं और आपके मन में ये धारणा है कि लड़कियां गणित नहीं सीख सकती, तो ऐसा धारणा मन में नहीं रखना है एक शिक्षक के रूप में, ठीक है। आपको मानना है कि लड़के और लड़कियां दोनों गणित में अच्छा कर सकते हैं, दोनों से अपेक्षाएं समान रूप से रखना है। बिना किसी लैंगिक पक्षपात के किताबें, चित्र, पोस्टर, खिलौने, सामग्री और अन्य गतिविधियों का चयन करना है। आपको ये नहीं सोचना है कि ये लड़की है तो इसको लड़की के अनुसार कोई कार्य दिया जाए, या लड़का है तो लड़के के अनुसार इससे गतिविधि कराया जाए, ऐसा नहीं। इन सब से दूर सोचते हुए आपको पक्षपात नहीं करना है। शिक्षार्थियों से बात करते समय या कक्षा में पढ़ाते समय लैंगिक पक्षपात वाले कथनों का इस्तेमाल न करें, ठीक है, कि लड़कियां ऐसी होती हैं, लड़के ऐसे होते हैं, ये सब चीज़ें नहीं यूज़ करनी है। और इन्हीं सभी पॉइंट से क्वेश्चन बनेंगे एग्जाम में। ऐसी कहानियाँ, कविताओं, गीतों, गतिविधियों और सहायक सामग्रियों का चयन करना जो विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों सहित लड़कियों और लड़कों को ऐसी भूमिकाओं में दर्शाती हो जैसा सभी व्यवसायों में पुरुषों और महिलाओं की भूमिका रहती है, ठीक है। यानी कि जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं, कुल मिला के जो समावेशी शिक्षा है उसका भी ध्यान आपको रखना है कि सभी के ज़रूरतों के हिसाब से चीज़ों का चयन करना है। शिक्षार्थियों को उनकी ऐसी अभिरुचियों का अनुसरण करने के लिए प्रोत्साहित करना है जो उन्हें आत्मनियमन, कार्य में दृढ़ता और अच्छी कार्य आदतों के कौशल को विकसित करने में सक्षम बनाती हो। खिलौना आधारित शिक्षा शास्त्र और अनुभवात्मक अधिगम, और यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये जो अनुभवात्मक अधिगम शब्द है ये आपके सिलेबस में एक टॉपिक है, यानी कि इस टॉपिक से 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा एग्जाम में अनुभवात्मक अधिगम से। तो खिलौना आधारित शिक्षा शास्त्र और अनुभवात्मक अधिगम का उपयोग करना, इस बात पर बल दिया जाएगा कि बच्चे आसपास आसानी से उपलब्ध कम लागत वाली, बिना लागत वाली सामग्री के साथ खिलौना बनाएं। बच्चों द्वारा बनाए गए खिलौनों को इकट्ठा करके इनका इस्तेमाल वाक कौशल के लिए किया जा सकता है, जहां प्रत्येक बच्चा स्कूल में खिलौना लाए और फिर उसके विषय में अथवा उसके बारे में लिखे। तो कुल मिला के कहने का ये अर्थ है कि बच्चे अपने अनुभव से चीज़ों को सीखें, जैसा कि बहुत से मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे, वाइगोत्स्की सभी ने कहा है, ठीक है, कि समाज में रहकर ज्ञान का निर्माण बच्चे स्वयं करते हैं। चलिए,
शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका, ये अलग से मैंने पढ़ा दिया है आप लोगों को ये वाला टॉपिक। तो अब देखते हैं नई शिक्षा नीति का जो मुख्य लक्ष्य है उसके अंतर्गत पढ़ने लिखने और जोड़ घटाव संख्यात्मक ज्ञान के बारे में। वैसे ये चीज़ें जो हैं मैंने आपको डिटेल में बता दिया है, यहाँ अलग से टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। मूलभूत साक्षरता और अंक ज्ञान पर राष्ट्रीय मिशन की जो स्थापना की गई है, निपुण भारत कार्यक्रम, ठीक है, इसके बारे में जान लीजिए क्योंकि निपुण भारत से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो मूलभूत साक्षरता और अंक ज्ञान पर राष्ट्रीय मिशन शिक्षा की गुणवत्ता बनाए रखने और बुनियादी साक्षरता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत बुनियादी साक्षरता संख्यात्मकता पर एक राष्ट्रीय मिशन स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। यानी कि इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक मिशन, एक कह सकते हैं राष्ट्रीय मिशन की स्थापना करने का जो निर्णय है यानी कि 2020 में लिया गया था। इस मिशन के तहत ये जो निपुण मिशन है इसके तहत 2026-27 तक निपुण लक्ष्य हासिल कर लेना है। जो निपुण लक्ष्य हैं वो भी आगे हम देख लेंगे अभी कि निपुण लक्ष्य क्या क्या है। और जब यानी कि 2020 बनाया गया था तो ये लक्ष्य सिर्फ 2025 तक रखा गया था, लेकिन बीच में कोरोना वगैरह आ गया तो इसलिए 2 साल बढ़ा दिया गया कि 26-27 तक। तो अगर पूछे आपसे कि एनईपी जिस समय बना था, मूल एनईपी में यह लक्ष्य किस वर्ष तक रखा गया था, तो 2025 तक, और वर्तमान समय में इस लक्ष्य को आगे बढ़ाते हुए 26-27 कर दिया गया है। इस लक्ष्य के अनुसार मूलभूत साक्षरता बच्चों को प्राप्त करा देना है, अंक ज्ञान भी उनको प्राप्त करा देना है, जिसके माध्यम से प्रत्येक बच्चे को ग्रेड 3 तक, और ये भी आपको ध्यान रखना है किस क्लास तक, 3 क्लास तक, तीसरी कक्षा तक ये लक्ष्य प्राप्त करा देना है। वर्ष 2026-27 तक कक्षा 3 के बच्चों के लिए सार्वभौमिक साक्षरता और संख्यात्मकता सुनिश्चित करने के दृष्टिकोण के साथ वर्ष 2021 में निपुण भारत कार्यक्रम शुरू किया गया। एफएलएन के पक्ष में जो मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता है उसके पक्ष में यह तर्क दिया जाता है कि पढ़ने लिखने और संख्याओं के साथ बुनियादी क्रियाएं कर सकने की क्षमता अर्थात एफएलएन भविष्य की सभी स्कूली शिक्षा और आजीवन सीखने हेतु एक आवश्यक आधार तथा अनिवार्य शर्त है। यानी कि पूरे भविष्य में बच्चे जो भी चीज़ सीखेंगे उसमें एफएलएन जो है, जो मूलभूत साक्षरता और अंक ज्ञान है, अपना महत्वपूर्ण योगदान निभाता है। क्योंकि बच्चों में अगर मूलभूत साक्षरता ही नहीं होगी और बेसिक मैथ्स ही नहीं आएगा तो आगे आने वाले जो क्लास हैं उसमें वो चीज़ों को नहीं सीख पाएंगे। तो आगे की ये शर्त भी है चीज़ों का आना। किसी भी चैनल पे आपने एफएलएन से रिलेटेड चीज़ें पढ़ी होंगी, लेकिन जो एफएलएन मूलभूत संख्यात्मकता और मूलभूत साक्षरता है उससे संबंधित जो समस्याएं हैं वो उसके बारे में किसी ने बात नहीं किया होगा। इस टॉपिक से भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है तर्क शक्ति चेक करने के लिए, इसलिए ध्यान से देखिए। जो एफएलएन है, जो मूलभूत साक्षरता और अंक ज्ञान है, उसकी समस्या क्या है कि रॉट लर्निंग, रटने की क्षमता को बढ़ावा मिल सकता है। क्यों मिल सकता है, उसके पीछे रीजन ये है, यहाँ ध्यान दीजिएगा कि जो निगरानी प्रणाली एफएलएन के आधार पर प्रदर्शन की जांच करती है, राज्यों और स्कूलों को खराब परीक्षा परिणामों से बचाने हेतु रॉट लर्निंग को अधिकाधिक बढ़ावा दे सकती है। यानी कि मान लीजिए जैसे ब्लॉक स्तर पे या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बीएसए जांच करते हैं, ब्लॉक लेवल पे जो बीईओ होते हैं, एसडीआई कहा जाता है, वो लोग जांच करते हैं। और इसके अलावा भी इस पर ध्यान रखने के लिए, निगरानी रखने के लिए जिले स्तर से या फिर राज्य स्तर से एक टीम बनाई जाएगी। तो उन टीमों के द्वारा उस डिस्ट्रिक्ट का, उस ब्लॉक का, उस प्रदेश का, क्योंकि भारत स्तर का प्रोग्राम है निपुण भारत, तो प्रदेश की बदनामी ना हो, जिले की बदनामी ना हो, ब्लॉक की बदनामी ना हो, स्कूल की बदनामी ना हो, इसके लिए जो उपाय हो सकते हैं वो उपाय किए जाएंगे। तो उन उपायों में रटाने की प्रवृत्ति भी एक कह सकते हैं एक पक्ष है। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर बच्चों को किताब पढ़ाना सिखाना है तो उससे पहले अक्षर बच्चों को आना चाहिए, अक्षर पहचान होना चाहिए, ठीक है, ध्वनियों का पहचान होना चाहिए, मात्राओं का पहचान होना चाहिए। तो अक्षर शिक्षक क्या करेंगे, जल्दी जल्दी रटा देंगे, क ख ग घ अंग, ये सारी चीज़ें रटा दी जाएंगी। बच्चों को जोड़ घटाना आना चाहिए, तो उससे पहले उनको क्या आनी चाहिए, गिनती आना चाहिए। ठीक है, तो गिनती को क्या किया जाएगा, रटा दिया जाएगा। जोड़ घटाना भी मतलब वास्तविक जीवन से न जोड़ते हुए उनको बस किताबी ज्ञान दे दिया जाएगा। तो ये इसकी मुख्य समस्या भी है। लेकिन इन समस्या छोटी है, लेकिन इसका जो परिणाम है वो बहुत बड़ा है, बहुत अच्छा परिणाम है, इसलिए इन चीज़ों को इग्नोर कर दिया गया है। मानवीकृत आकलन में विफल होने का यही भय रॉट लर्निंग को बढ़ावा देता है। जैसे कि जब भी इंसान को ये पता होगा कि इस चीज़ में हम इस मिशन में फेल हो जाएंगे, इस एग्ज़ाम में फेल हो जाएंगे,
ठीक है, तो वही रटने वाली प्रवृत्ति को बढ़ावा देता है। चलिए, बस यही चीज़ें हैं, यही इसकी सिर्फ एक समस्या है। बाकी इसकी बहुत सारी अच्छाइयाँ हैं जो आपने देखी ही, कि मूलभूत साक्षरता बच्चे प्राप्त कर लेंगे, मूलभूत अंक ज्ञान प्राप्त कर लेंगे तो आगे उनके जीवन में बहुत यूजफुल है वो चीज़ें। निपुण भारत मिशन योजना के तहत, और हाँ, निपुण भारत का जो है फुल फॉर्म भी आप नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए। निपुण भारत मिशन का पूरा नाम क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरेसी। ठीक है, ये चीज़ें याद कर लीजिएगा। निपुण भारत मिशन का यह पूरा नाम है। निपुण भारत योजना को शिक्षा विभाग द्वारा 5 जुलाई 2021 को शुरू किया गया। निपुण भारत योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? ग्रेड 3 तक, कक्षा तीसरी तक 4 से 10 वर्ष की आयु के छात्रों को आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मकता ज्ञान प्रदान कर उन्हें लिखना, पढ़ना, अंकगणित करने की क्षमता में सुधार करना, इसका जो मुख्य लक्ष्य है। क्वेश्चन यहाँ से भी बनेगा कि प्राथमिक गणित या मूलभूत कह सकते हैं जो अंक ज्ञान है, उसकी कौशल की आवश्यकता क्या है? तो दैनिक जीवन में तार्किक चिंतन और तर्क शक्ति का विकास करना, संख्या और स्थानिक समझ का दैनिक जीवन में उपयोग करना। ठीक है, इसका कह सकते हैं आवश्यकता है। बुनियादी गणितीय कौशल बढ़ाने के लिए शैक्षणिक प्रक्रिया क्या क्या किया जाएगा? तो सहयोगात्मक शिक्षा प्राप्त करना, बच्चों की गलतियों को समझना, गणित को आनंद लेकर पढ़ाना, गणितीय रूप से संचार करना, गणित को अन्य विषयों के साथ जोड़ना, गणित को दैनिक जीवन के साथ एकीकृत करना, शैक्षणिक प्रक्रिया, ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद आधारभूत भाषा और साक्षरता के मूल घटक, जिस पे पहले भी हमने बात कर लिया है, और गणित का जो मुख्य घटक है आपने नोट कर ही लिया होगा। एक बार और चाहें तो आप नोट कर सकते हैं अलग से किनारे। अब बात करते हैं जो निपुण भारत लक्ष्य है, उस लक्ष्य में क्या क्या चीज़ें हैं। भाषा से संबंधित क्या लक्ष्य हैं जो 2026-27 तक प्राप्त करना है, और गणित से संबंधित क्या लक्ष्य हैं। तो भाषा से संबंधित जो लक्ष्य हैं, बाल वाटिका, यानी कि जो बाल वाटिका है, यानी कि 2020 के अंतर्गत पहले 1, 2, 3 क्लास चलते थे, लेकिन अब बाल वाटिका भी बना दिया गया है। ठीक है, तो बाल वाटिका में अक्षरों और संगत ध्वनियों की पहचान बच्चे कर लेने चाहिए 2026-27 तक। कम से कम 2 अक्षर वाले सरल शब्द को पढ़ लें। 2 अक्षर वाले सरल शब्द, जैसे कि है कोई भी 2 अक्षर वाला सरल शब्द, अगर जग, ठीक है, मग, ये सब क्या है? 2 अक्षर के सरल शब्द हैं। तो बाल वाटिका में ही इस लक्ष्य को प्राप्त कर लेना है। उसके बाद बच्चा पहली कक्षा में जाएगा तो 2026-27 तक क्या चीज़ें आ जानी चाहिए? अर्थ के साथ पढ़ ले। ठीक है, अर्थ के साथ बच्चा पढ़ लेता हो। ऐसे छोटे वाक्य जो आयु के अनुसार किसी अज्ञात पाठ का भाग हो, जिसमें 4-5 सरल शब्द हो, पढ़ लेते हो। देखिए यहाँ एक वर्ड दिया हुआ है कि अज्ञात पाठ का कोई भी भाग जो बच्चा आसानी से पढ़ ले। उसका अर्थ ये हुआ कि बच्चे क्या होते हैं, तोता की तरह रट लेते हैं चीज़ों को, कविताओं को, कहानियों को। तो अगर क्रम से उनसे पढ़वाया जाएगा तो पढ़ लेंगे, लेकिन अज्ञात रूप से कहीं से भी उनके लेवल की चीज़ पढ़वाई जाए और वो भी पढ़ लें, तब माना जाएगा कि उनको पढ़ना आ गया। कक्षा 2 का क्या लक्ष्य है भाषा का? कि अर्थ के साथ पढ़ लेते हो। 45 से 60 शब्द प्रति मिनट की प्रवाह से पढ़ लेते हो। कक्षा 3 का क्या लक्ष्य है? अर्थ के साथ पढ़ लेते हो, न्यूनतम 60 शब्द प्रति मिनट की प्रवाह से पढ़ लेते हो। ये भाषा से संबंधित निपुण लक्ष्य है। अब गणित की बात करते हैं तो बाल वाटिका में 10 तक के अंकों की पहचान और पढ़ लेते हो, यानी कि 1 से लेकर 10 तक अंकों का पहचान हो और पढ़ भी पाते हो। उसके बाद एक क्रम में घटनाओं की संख्या, वस्तुओं, आकृतियों, घटनाओं को व्यवस्थित कर लेते हो। फिर कक्षा 1 में गणित से संबंधित क्या लक्ष्य है? 99 तक की संख्याएं पढ़ लेते हो, लिख लेते हो, सरल जोड़ व घटाना कर लेते हो। कक्षा 2 में 999 तक संख्याएं पढ़ लिख लेते हो, 99 तक की संख्याओं का घटाव कर लेते हो। कक्षा 3 का क्या लक्ष्य है? 9999 तक की संख्याएं पढ़ और लिख पाते हो, यानी कि 4 अंकों की संख्याएं जो हैं वह बड़े से बड़ी संख्या पढ़ लेते हो और लिख लेते हो, सरल गुणा समस्याओं को हल कर लेते हो। गणित संबंधी लक्ष्य हैं निपुण लक्ष्य, जो कि 2026-27 तक पूरी कर लेनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और हाँ, विद्यालय के 100% बच्चों द्वारा 26-27 तक ये लक्ष्य प्राप्त करना है। अब आ गए इसी टॉपिक से रिलेटेड कुछ MCQ क्वेश्चन, इसको पढ़िए और सॉल्व करिए आप लोग। पहला प्रश्न आपके सामने है, बुनियादी स्तर पर NEP 2020 किस ओर ध्यान केंद्रित करता है? साक्षरता पर, साक्षरता तथा अंक ज्ञान पर, प्राकृतिक विज्ञान पर, या सामाजिक अध्ययन के शिक्षण पर? तो देखिए NEP के बारे में जो
चीज़ें मैंने आपको बताई। मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों का मैंने देखा, बुराई नहीं कर रहा हूँ मैं, आप लोग गलत ना पढ़ लें इसके लिए बता रहा हूँ कि उन लोगों ने सिर्फ मूलभूत साक्षरता और अंक ज्ञान क्या है ये बेसिक चीज़ें बता दी, लेकिन एनईपी के साथ उसको नहीं जोड़ा, जबकि एनईपी के साथ जोड़कर हमें पढ़ना है एग्जाम के लिए। तो बुनियादी स्तर पर एनईपी 2020 किस ओर ध्यान केंद्रित करता है? साक्षरता तथा अंक ज्ञान पर। अगला प्रश्न आपके सामने है, और जिन लोगों को कंप्लीट पीडीएफ नोट्स चाहिए केवीएस का, जिसमें कि गणित को छोड़ के बाकी सारे विषय होंगे और बहुत ही परफेक्ट होंगे, तो 7905352723 इस नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। 290 इसकी फ़ीस रखी गई है, लेकिन आज 2 तारीख है, 2 और 3 कल तक आपको सिर्फ 210 रुपये पे करने हैं। तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज करके इस ऑफ़र का लाभ भी उठा सकते हैं। और हाँ देखिए, मैं एक चीज़ बता दूं आपसे कि यहाँ नोट्स आपको लेना ऐसा नहीं कंपलसरी है, नोट्स लेंगे तभी आपको सफलता मिलेगी। आपको बहुत सारे फ्री के वीडियोज़ हैं, इंटरनेट पे चीज़ें अवेलेबल हैं, उन चीज़ों को पढ़ के भी आप सफल हो सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास टाइम कम है नोट्स बनाने का, ये सारी चीज़ें करने का, ये नोट्स आप ले लेंगे तो आप अधिक से अधिक 1 महीने का समय लगेगा आपको तैयारी करने में, मैक्सिमम 1 महीना, इस हिसाब से इसको बनाया गया है। और हाँ, बनाया भी ऐसे नहीं गया कि कहीं से बना दिया गया है, बहुत ही परफेक्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग न्यू पैटर्न से बनाया गया है। लगभग 1 सप्ताह पहले ये नोट्स बन के पूरे तैयार हुए हैं और अभी भी ईवीएस के कुछ टॉपिक बना रहा हूँ मैं, जो कि ग्रुप में मैंने सेंड नहीं किया है, बाकी चीज़ें सेंड कर दे रहा हूँ मैं। चलिए, तो दूसरा क्वेश्चन है, बच्चों की दैनिक जीवन में तर्क करने और सरल अवधारणाओं का प्रयोग करने की क्षमता के रूप में माना जाता है प्रारंभिक माप, प्रारंभिक साक्षरता, प्रारंभिक संख्या बोध या प्रारंभिक श्रवण शक्ति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रारंभिक संख्या बोध। ठीक है, दूसरे का तीसरा सही है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा मंत्रालय द्वारा 2021 में शुरू की गई राष्ट्रीय पहल का प्रतिनिधित्व करती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि देश का प्रत्येक बच्चा मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता प्राप्त कर सके? समग्र शिक्षा, साक्षर भारत, निपुण भारत या सक्षम भारत? तो देख रहे होंगे आप कि ये क्लास थ्योरी के रूप में पढ़ने के बाद कितना ईजी हो जाता है आंसर करना। गणितीय संचार से क्या तात्पर्य है? समस्याओं को हल करने की क्षमता, गणित प्रश्नोत्तरी में भाग लेने के कौशल, गणित कक्षा में बोलने की क्षमता, गणितीय सोच को मजबूत करने और व्यवस्थित करने की क्षमता। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर हो जाएगा 4। गणितीय संचार से तात्पर्य है गणितीय सोच को मजबूत करने और व्यवस्थित करने की क्षमता से। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा से प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थियों में गणित अधिगम को प्रोत्साहित करने के लिए उपयुक्त नहीं है? उपयुक्त नहीं है ये बताना है आपको। अवधारणाओं और उनके दैनिक जीवन के अनुभव से जोड़ना, या बी है प्रक्रिया की बजाय उत्पाद पर बल देना, सी है शिक्षण सामग्रियों का उपयोग करके अमूर्त अवधारणाएं पढ़ना। तो 5वें का सही आंसर क्या हो जाएगा आप कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि ये पूरा क्लास आपको अच्छे से पढ़ाया गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट करना है और कमेंट जरूर किया करिए, क्योंकि कमेंट बॉक्स में आप जाएंगे, हो सकता है आपको पहले से आंसर ना पता हो, लेकिन वहाँ मैं कमेंट में आंसर पिन भी कर दे रहा हूँ और बहुत से लोग कमेंट का रिप्लाई करते हैं, तो आपको सही आंसर भी पता चल जाएगा। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें लोग कमेंट बॉक्स में बताते हैं, हो सकता है कि एग्जाम में यही आ जाए, 1 नंबर आपका बढ़ जाए। ठीक है, तो इसलिए इग्नोर मत करिए इन चीज़ों को। इसका मैं कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगा आंसर। क्वेश्चन ये है कि प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थियों में गणित अधिगम को प्रोत्साहित करने के लिए कौन सा उपयुक्त नहीं है? अवधारणाओं को उनके दैनिक जीवन के अनुभव से जोड़ना, प्रक्रियाओं के बजाय उत्पाद पर बल देना, या शिक्षण सामग्रियों का उपयोग करके अमूर्त अवधारणाएं पढ़ना। तो सिर्फ बी सी सही होगा, सिर्फ सी सही होगा, केवल बी सही होगा, या ए और सी सही होगा? कौन सा सही नहीं होगा मतलब? चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 है, निपुण भारत अभियान का उद्देश्य है कि बच्चे पठन तथा लेखन में निपुणता अवश्य प्राप्त कर लें जब बच्चे कक्षा 3 तक पहुंच जाएं, कक्षा 6, कक्षा 8 या विद्यालय में प्रवेश करें। तो कक्षा 3। ठीक है, निपुण लक्ष्य कक्षा 3 तक प्राप्त करना है 2026-27 तक। बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान की पूर्व अपेक्षित शर्त क्या है? सुनना, बोलना, अंकगणित, पढ़ना लिखना अंकों के साथ मूल संक्रियाएं, लिखना पढ़ना एवं पर्यावरण अध्ययन, पढ़ना लिखना एवं अंकों के साथ खेलना। क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर हो जाएगा दूसरा। बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान की पूर्व अपेक्षित शर्त क्या है? पढ़ना लिखना अंकों के साथ मूल संक्रियाएं करना। क्वेश्चन नंबर 8, आरंभिक वर्षों के दौरान बच्चे
दीवार, फर्श, कागज आदि पर आड़ी तिरछी रेखाएं बनाते हैं, यह क्या है? आरंभिक साक्षरता का भाग। अधिगम के लिए इसके कोई मायने नहीं है। गणित का सीखना, भाषा, अधिगम क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर आरंभिक साक्षरता का भाग होता है। जैसे बच्चे देखते होंगे, बच्चों ने तो मेरे स्कूल के बच्चों ने क्या किया, कार पे ही क ख ग घ लिख दिया है, ऐसे किसी गिट्टी से किसी पत्थर से करके। ठीक है, तो ये क्या है चीज़ें? ये आरंभिक साक्षरता का भाग है ऐसा करना। निम्नलिखित में से कौन सा प्रारंभिक साक्षरता से संबंधित नहीं है? इस बात की समझ मुद्रित सामग्री अर्थ देती है। आरंभिक स्वनिम जागरूकता, आधारभूत वर्णों का ज्ञान या टिप्पणी लिखना। तो कौन सी प्रारंभिक साक्षरता से संबंधित नहीं है? तो आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 9 का चौथा, टिप्पणी लिखना। ठीक है, टिप्पणी लिखना प्रारंभिक साक्षरता से संबंधित नहीं है, क्योंकि प्रारंभिक साक्षरता क्या माना गया है कि अर्थपूर्ण पढ़ लें आप कोई भी चीज़। ठीक है, तो किसी चीज़ पे टिप्पणी लिखना प्रारंभिक साक्षरता से संबंधित नहीं है। बाकी के जो ऑप्शन हैं, इस बात की समझ मुद्रित सामग्री अर्थ देती है। जैसे कि जो भी चीज़ें लिखी हुई हैं वह अर्थपूर्ण है, उसका कुछ अर्थ है, यह समझना मूलभूत प्रारंभिक साक्षरता होता है। बिल्कुल। आरंभिक स्वनिम जागरूकता, स्वनिम क्या होता है? स्वनिम के बारे में यहाँ दिया हुआ है, देख लीजिए। स्पष्ट उच्चारण तथा आरंभिक स्वनिम के बारे में जागरूक किया जाता है। किसी भाषा या बोली में स्वनिम उच्चारित ध्वनि की सबसे छोटी इकाई होती है। तो आरंभिक स्वनिम जागरूकता भी जरूरी है, प्रारंभिक साक्षरता से संबंधित है। आधारभूत वर्णों का ज्ञान भी होना चाहिए, जो भी वर्ड हैं, अक्षर हैं, ये चीज़ें। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार विद्यार्थियों के मूल्यांकन में किन आयामों की प्रगति व अद्वितीयता को शामिल करना चाहिए? तो 10वें का सही आंसर हो जाएगा संज्ञानात्मक, भावनात्मक और मनोगत्यात्मक। ठीक है, तीनों को। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में शाम को 7 बजे, और जल्द ही आपका ईवीएस का भी क्लास स्टार्ट किया जाएगा। और वीडियो को वैसे बार बार कह के मैं तो थक चुका हूँ। जो भी आपके फ्रेंड तैयारी कर रहे हो, कम से कम राहुल एकेडमी पे एक क्लास चल रहा है शाम को 7 बजे, 60 अंकों की तैयारी मैं करा रहा हूँ। ईवीएस भी स्टार्ट करने वाला हूँ, हिंदी इंग्लिश भी आपका कराया जाएगा। तो बता दीजिए, थोड़ा मेरे लिए भी बढ़िया हो जाएगा। बड़ा दुख होता है जब इतना बेहतरीन वीडियो बनाने के बाद भी 1000 लोग 1500 लोग ही सिर्फ देखते हैं, जबकि मेरे सब्सक्राइबर 4 लाख हैं। तो यूट्यूब सपोर्ट नहीं कर रहा है मुझे, कम से कम आप लोग सपोर्ट करिए, रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से।